नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। अन्य 6 लोग भी एफआईआर में आरोपी बनाए गए हैं। एफआईआर में 3 कंपनियों के नाम भी दर्ज किए गए हैं। एजेएल को धोखे से कब्जे में लेने का आरोप है। ईडी की शिकायत पर 3 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई है और ईडी ने जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी थी। जो 3 अक्टूबर को एफआईआर हुई थी उसकी जांच रिपोर्ट सौंप दी गई थी। एजेएल को धोखे से कब्जे में लेने का आरोप है। बड़ी जानकारी। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नई एफआईआर दर्ज की गई है। नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया और राहुल के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। 6 अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो नेशनल हेराल्ड केस में कल सुनवाई हुई थी और आज एक और नई एफआईआर दर्ज की गई है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लगातार मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अभिषेक आनंद हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, नई एफआईआर दर्ज की गई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल राखी, देखिए कल जब इस नेशनल हेराल्ड मामले में दोनों की जब सुनवाई हो रही थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक और मामला जो है वो उनके ऊपर केस दायर किया गया है। हालांकि देखिए पहले से ही नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े ऐसे लीडर जो हैं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो केस जो दायर किया गया है उसमें तथ्य क्या है, क्योंकि ईडी जिस तरीके से जो हर एक चीजों को ध्यान में रख करके, हर एक पहलू को ध्यान में रख करके केस को जो हियरिंग कर रहा है, देख रहा है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले वक्त में और भी कई ऐसे सबूत मिल जाए राहुल गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, जिसके बाद राहुल गांधी जो है और भी घिरते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी जो अभी उनके ऊपर जो खतरा जो मंडरा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के पार्टी में भी इसको लेकर के परेशानियां बढ़ सकती है और आने वाले वक्त में राहुल गांधी की जो छवि जो है, हो सकता है कि देश जनता में जिस तरीके की छवि है उसमें भी कहीं ना कहीं उनको प्रभाव पड़ सकता है। यंग इंडियन की क्या भूमिका सामने आई है अभिषेक? क्या कोई नए सबूत हाथ लगे हैं जिसके बाद नई एफआईआर दर्ज की गई? देखिए यंग इंडियन जो अभी केस जो है, अभी हालांकि जो एफआईआर जो दर्ज किया गया है उसमें धीरे धीरे करके ईडी जो है वो सबूत निकालने की, इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो उसमें दस्तावेज जो अभी मिले हैं, अभी उसको पूरा अभी जाहिर तो नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से जो पहले से ही जो चल रहा था कि जो जॉब्स देने के लिए, जो यंग इंडियन को जॉब देने के लिए कई सारे ऐसे मुद्दे जो थे उसमें वो मेंशन था। लेकिन अभी भी कई सारे ऐसे जो हैं जिनके पैसे जो उसमें लगे हुए हैं उनको अभी तक नहीं हुआ है, नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को भी लेकर के ईडी जो है वो पूछताछ करेगी और आने वाले वक्त में जब इस चीज को लेकर के जब हियरिंग होगी तो कोर्ट पे डिसाइड करता है कि कोर्ट क्या दोबारा से इस मामले को सुरक्षित रखती है या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा और तमाम जो जितने लीडर जो है इस नेशनल हेराल्ड मामले में जो एक्यूज है उनको आगे दोषी करार। अभिषेक, नई एफआईआर किस शिकायत पर दर्ज की गई है? देखिए अभी जो फिलहाल जो शिकायत जो है वो जो पहले जो चल रहा था और अभी जो यंग इंडियन वाला जो शिकायत जो दर्ज किया गया है उसके आधार पे ही ये चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से यही पता चल रहा है कि राहुल गांधी जो है इसको लेकर के भी हो सकता है कि अपने जो एडवोकेट हैं, जो उनकी जो एडवोकेट है उनसे बात करेंगे और आने वाले वक्त में इस चीज को भी लेकर के एडवोकेट के पास जो दस्तावेज होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने, माफी चाहूंगा, कोर्ट के सामने ये दस्तावेज जो है वो पुटअप करेंगे। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों में आपसे अपडेट लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी। आज सुबह करीब 11 बजे संसद में सर्वदलीय बैठक होगी। शीतकालीन सत्र को लेकर आम सहमति बनेगी। कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और जैसा कि परंपरा रही है कि सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक की जाती है। शीतकालीन सत्र में कई बिल पेश करेगी सरकार। तो बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कल से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र और इससे पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। शीतकालीन सत्र में कई बिल जो है वो सरकार के द्वारा पेश किए जाएंगे। तो कल का दिन भी अहम है और आज 11 बजे संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। जैसा कि हमेशा से परंपरा देखी गई है कि सत्र शुरू होने से पहले सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को बुलाया जाता है और एक आम सहमति बनती है। इस बात पर चर्चा की जाती है कि जो ये सत्र है ये शांतिपूर्वक तरीके से पूरा सत्र चले और इसी को लेकर आज
चर्चा की जाएगी, सर्वदलीय बैठक होगी। कल से संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। आज सुबह 11 बजे संसद में सर्वदलीय बैठक होगी। शीतकालीन सत्र को लेकर आम सहमति जो है वो नेताओं के बीच बनेगी, लीडर्स के बीच बनेगी। सभी दलों के नेता जो है वो इस सत्र में मौजूद रहेंगे। तो कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उससे पहले आज 11 बजे सुबह सर्वदलीय बैठक है। अब से करीब 2 घंटे बाद ये सर्वदलीय बैठक शुरू हो जाएगी और इसमें एक आम सहमति बनेगी सभी दलों के बीच कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र होगा वो शांतिपूर्वक तरीके से चले। जो भी सरकार की तरफ से बिल पेश किए जाएंगे उन पर सहमति बने और अगर नहीं भी बनती है तो शांतिपूर्वक तरीके से सलाह ली जाए, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। कई बिल जो है वो पेश होने हैं। कल से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। अभिषेक आनंद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कल से सत्र की शुरुआत और आज सर्वदलीय बैठक, कब ये बैठक शुरू होगी, इसे लेकर क्या जानकारी मिल रही है? राखी, देखिए 11 बजे से ये निर्धारित किया गया है। हालांकि जो मेरे पास जो अभी फिलहाल जो अपडेट है वो 11 बजे से इस बैठक से शुरुआत होगा। हालांकि कल से शीतकालीन सत्र जो है वो स्टार्ट होने वाला है। हालांकि पहले से ही फिक्स होता है कि जो आने वाले शीतकालीन सत्र हैं उसमें कौन कौन से बिल पास होने हैं और संसद सत्र में किस तरीके से दोनों दलों को किस तरीके से चलना है, समन्वय बैठा करके चलना है। दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे की बात को समझेंगे और जो देश का जो जनता का जो मुद्दा है उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने पहले भी देखा कि किस तरीके से लगातार जब भी संसद सत्र जब स्टार्ट होता है विपक्षी दल जो है लगातार वो नारा लगाना स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। और क्योंकि पहले भी आपने देखा कि कई बार स्थगित भी किया गया, संसद नहीं चल पाया, लेकिन इस बार जो है शीतकालीन सत्र में विपक्ष भी जो है कहीं ना कहीं चीज माइंड सेट करके बैठा हुआ है। जो सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि जो FIR का जो मुद्दा है, साथ ही साथ दिल्ली में जो पॉल्यूशन जो बढ़ा हुआ है, महंगाई जो है, GST को लेकर के है, तमाम ऐसे इतने बड़े जो मुद्दे जो है जो जनता से जुड़ी हुई है, जो आम जनता से जुड़ी हुई है, इसको लेकर के विपक्षी दल जो है वो लगातार हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। संसद में भी हो सकता है कि इस बार भी संसद सत्र को वो ना चलने दें, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर हम लोग साथ में बैठ करके अगर बात कर सकते हैं, संसद इसी चीज के लिए होता है कि दोनों मिल करके आमने सामने हो और जो जनता का जो मुद्दा है वो सामने में रखा जाए ताकि उस चीज को ध्यान में रख करके आगे पारित किया जाए। तो इसी चीज को लेकर के हो सकता है कि अभी दोनों के बीच बातचीत हो। अब आने वाले वक्त में बताएगा जब शीतकालीन सत्र जब स्टार्ट होगा तो संसद किस तरीके से चलता है, विपक्षी क्या करते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभिषेक, इस सत्र के दौरान कौन कौन से बिल ऐसे हैं जिन्हें पेश कर सकती है सरकार? देखिए, सबसे पहला तो है जो किसानों का जो मुद्दा है, साथ ही साथ और जो महंगाई को जो लेकर के जो है GST को लेकर के कई सारे ऐसे हैं मुद्दे जो हैं उसको कहीं ना कहीं पारित करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब उस पर क्योंकि GST को लेकर के पहले भी जब मैं ग्राउंड लेवल पे था तो लोगों से जब मैंने बात किया, व्यापारियों से जब मैंने बात किया था तो उनका खासा असर पड़ा था व्यापारी को, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो बजट जो हमारा बन करके आ रहा है, जो हमारे पास जो सामान जो आ रहे हैं, जो गुड्स वगैरह जो आ रहे हैं, वो ऊपर से ही काफी ज्यादा हाई रेट में आ रहे हैं और कस्टमर जो है वो लेने के लिए ये नहीं है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शीतकालीन सत्र जब स्टार्ट होगा तो इस चीज से भी ध्यान दें और आने वाले वक्त में हो सकता है कि इस चीज को भी लेकर के शीतकालीन सत्र में बिल पेश होने का कहीं ना कहीं प्रक्रिया शुरू हो गया। बिल्कुल। और अभिषेक, देखिए कई बिल जो है वो पेश किए जाएंगे और देखना होगा कि विपक्ष कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन इस सर्वदलीय बैठक में किस बात पर चर्चा की जाएगी? चूंकि पहले से ही अपील की जाती है कि जो सत्र है वो जनता के लिए समर्पित होता है तो ज्यादा हो हल्ला ना हो, लेकिन तस्वीरें ऐसी ही सामने आती है। आज के सत्र में कौन कौन से लीडर्स जो है वो बैठक करते हुए दिखाई देंगे संसद में, क्या जानकारी है? देखिए, शीतकालीन सत्र जो अभी आज जो बैठक जो होगा सर्वदलीय बैठक, जिसमें किरण रिजिजू विपक्षी दल की तरफ से अगर मैं बताऊं तो राहुल गांधी सभी लोग वहां पहुंचेंगे। तमाम जो ऐसे बड़े लीडर्स जो हैं सभी लोग वहां पर आएंगे और साथ ही साथ इस चीज को लेकर के भी बातचीत की जाएगी कि आने वाले वक्त, क्योंकि कल जो है वो शीतकालीन सत्र होगा, क्योंकि लगातार आपने पहले भी देखा होगा किस तरीके से संसद चलने नहीं दिया जाता है।
लगातार इस चीज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये अपील करते हुए नजर आते हैं कि शीतकालीन सत्र जो होता है, तमाम संसद सत्र जो होता है, वो जनता के जमीनी मुद्दों को उठाने के लिए होता है, लेकिन विपक्ष उसको उठाने नहीं देता, इसको दबाने की कोशिश करता है। कई सारे ऐसे बिल जो होते हैं वो टेबल पे ही रह जाते हैं, वो आगे पास नहीं हो पाता। तो इस चीज को भी लेकर के बातचीत कहीं ना कहीं होगी। अब आने वाले वक्त में 1 तारीख को कल से जब स्टार्ट होगा तो उस वक्त में ही पता चलेगा कि विपक्षी दल का किस तरीके का रुख रहता है। राखी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए आपका। और वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। आज मन की बात का 128वां एपिसोड है। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे 128वां ये संस्करण होगा जब प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात की जाएगी। सुबह 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करेंगे। तो पीएम मोदी आज मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करेंगे, जनता को मैसेज देंगे, सीधा संवाद ये होगा। कई मुद्दों पर अपना पक्ष जो है प्रधानमंत्री रखते हैं, कई गांवों, शहरों, जिलों में सुना जाता है। बीजेपी के नेता बड़े ही ध्यान से जो है वो मोदी के इस मंत्र को सुनते हैं। आज अपने मन की बात को जनता के समक्ष रखेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एमसीडी उपचुनाव को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 12 वार्ड्स में वोटिंग लगातार जारी है। कुल 580 मतदाता केंद्रों पर वोटिंग लगातार जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच महामुकाबला है। शाम 5:30 बजे तक ये मतदान होगा। चुनावी मैदान में 26 महिलाओं समेत 51 उम्मीदवार डटे हुए हैं। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। एमसीडी उपचुनाव 12 वार्ड्स में वोटिंग जो है, मतदान लगातार जारी है। कुल 580 मतदाता केंद्रों पर वोटिंग जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच महामुकाबला देखा जा रहा है। शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। तो आज एमसीडी उपचुनाव को लेकर बड़ा दिन है। 12 वार्ड्स में लगातार वोटिंग जारी है। कुल 580 मतदाता वोटिंग केंद्रों पर वोटिंग जारी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। एमसीडी उपचुनाव है। रेखा गुप्ता लगातार रोड शो कर रही थी और आज फैसले की घड़ी है जब वोटिंग लगातार की जा रही है उपचुनाव को लेकर। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच महामुकाबला देखा जा रहा है। कुल 580 मतदाता केंद्रों पर वोटिंग लगातार जारी है। दिल्ली में उपचुनाव, एमसीडी का उपचुनाव है। और वहीं दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव को लेकर लगातार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली बोले हर वोट है अनमोल का नारा देते हुए मतदान करने के लिए सभी को जागरूक किया। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद वार्ड नंबर 56 में सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मतदान का अधिकार उपयोग करते दिखाई दे रहे हैं। आरोग्य द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान का असर साफ दिखाई दिया है, क्योंकि लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भागीदारी निभाने की बात कही है। मतदाताओं का क्या कहना है और वे किस उत्साह के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, आप खुद देखिए। 8 to 10 मिनट्स मीन्स 8 से 10 मिनट हैं अभी। और जो अधिकारी हैं उन्होंने अभी आपको रुकने को कहा है? हाँ जी, उन्होंने रुकने को कहा है। इन्होंने बोला है कि 7:30 के आसपास स्टार्ट होगा। सुरक्षा के इंतजाम और सभी चीज़ें पूरी दिख रही हैं? यस, आई थिंक सो। सब ठीक है यहाँ पर। हम इस समय मौजूद हैं
दिल्ली के वार्ड नंबर 65 जहां उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सुबह से ही शासन प्रशासन दिल्ली पुलिस के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं और चुनाव प्रक्रिया की जो भी गाइडलाइंस है उनका लगातार पालन किया जा रहा है। साथ ही अब जब तैयारियां सारी पूरी हो चुकी हैं, अब देखना ये होगा कब मतदान करने अपने घर से वोटर अब निकलेंगे। अब से कुछ ही देर में देखना होगा किस तरीके से मतदान प्रक्रिया शुरू होती है और मतदाता जो हैं वो किसको मत देकर अब विजयी बनाएंगे। इस समय हम खड़े हैं शालीमार बाग विधानसभा के अंदर। आपको बता दें कि ये वार्ड 56 पड़ता है और यहाँ पर आज उपचुनाव के चलते यहाँ पर आज पोलिंग बूथ यहाँ बनाया गया है और यहाँ पर वोटिंग डलेगी। आपको ये दिखा दें, जो ये सीट थी, ये निगम पार्षद यहाँ पर रेखा गुप्ता जो इस समय सीएम है, ये उनकी सीट थी और ये काफी हॉट सीट है। अब देखने वाली बात ये है कि जनता किसको ये सीट देती है, क्योंकि यहाँ से पहले जो निगम पार्षद थी वो सीएम रेखा गुप्ता थी, उसके बाद वो विधायक बनी, उसके बाद वो सीएम बनी है और आज वो सीएम की कुर्सी पर कायम है और जो ये सीट है रेखा गुप्ता की है। अब देखने वाली बात यह है कि इस पोलिंग बूथ से आपको क्या लगता है कि जनता किसको इस बार प्यार दिखाती है, किसको ये सीट देती है, क्योंकि ये सीट रेखा गुप्ता की थी। इस समय हम शालीमार बाग विधानसभा में। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किस ओर अपना रुख दिखाती है। राजधानी दिल्ली के 12 निगम सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब शोरगुल तेज हो गया है। आज दिल्ली के तमाम 12 निगम सीटों पर मतदान होने हैं और इन मतदान के बीच में मतदान केंद्रों की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंडका विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड 35 मुंडका में, जहां पर आज मतदान हो रहे हैं और मतदान केंद्र की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो मतदान केंद्र की तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से ही मतदाताओं का जो आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो घर से निकल के मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मतदान केंद्र की अगर मैं सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। आपको बता दें कि ये मुंडका वार्ड 35 का पोलिंग बूथ है, जहां पर सुबह तकरीबन 7:30 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो चुका है और सुबह से ही यहाँ पर मतदाताओं का आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। महिलाएं, पुरुष सभी लोग घर से बाहर निकलकर सबसे पहले मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ से जो इस समय मौजूदा जो बीजेपी से विधायक हैं गजेंद्र दराल, वो पहले निगम पार्षद थे और जब वो विधानसभा की तैयारी में उतरे तो तब से ही ये सीट यहाँ पर खाली हुई, जिसके बाद यहाँ पर उपचुनाव का जो शोरगुल है वो तेज हुआ और नतीजतन आज 12 निगम सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बीच एक वार्ड मुंडका वार्ड 35 का भी है, जहां से कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी तीनों ने अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतारे हैं। अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो जहां एक और बीजेपी की तरफ से जयपाल प्रधान तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से अनिल लाकड़ा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अब देखना ये होगा कि जो लोग यहाँ पर मतदान करने पहुंच रहे हैं उनका मुद्दा क्या रहने वाला है और किस तरीके से उनका मतदान किसके पक्ष में जाता है। खैर, सुबह की तस्वीर है और अब यहाँ पर मतदाताओं का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दिल्ली से HNN न्यूज अजीत कुमार। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे।